Welcome to Reliable News Analysis. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। प्राचीन भारत में नारी सशक्तिकरण का ये 5th एपिसोड और लास्ट और कंक्लूडिंग एपिसोड है। इसके पूर्व प्राचीन भारत में नारियों की स्थिति और नारी सशक्तिकरण के मुद्दे पर मैंने 4 एपिसोड्स रिलीज किया, जिसको आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। आप लोगों ने काफ़ी लाइक शेयर वगैरह किया और चैनल को भी सब्सक्राइब लोगों ने किया, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। एक बार फिर से मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अब तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर सब्सक्राइब कर लें। इससे हम लोग को सहूलियत होती है, आपको सिर्फ फिंगर चलाना पड़ेगा। यह मेरे रिसर्च पेपर का एक एक्सट्रैक्ट है। मैंने रिसर्च किया है इस टॉपिक के ऊपर और उसी का ये एक एक्सट्रैक्ट है मेरे रिसर्च पेपर का। ये है मेरा रिसर्च पेपर और इसी रिसर्च पेपर का एक एक्सट्रैक्ट है, जिसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अर्थात यह आर्टिकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, बीपीएससी, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस या अदर प्रोविंशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस या जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स इत्यादि की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, बीए, एमए, रिसर्च वर्क करने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह काफ़ी उपयोगी है। साथ ही साथ जो लोग सामाजिक और राजनीतिक विषयों का गहरा अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा यह एपिसोड उम्मीद है कि पसंद आएगा। आज का ये कल कंक्लूडिंग एपिसोड है इस टॉपिक के ऊपर, प्राचीन भारत में नारियों की स्थिति और सशक्तिकरण के मैटर पर यह कंक्लूडिंग एपिसोड है। तो नारी सशक्तिकरण एक अत्यंत प्राचीन, गौरवशाली और सतत मानवीय प्रयास और सफल आंदोलन रहा है। वैदिक काल नारी सशक्तिकरण का स्वर्णिम काल रहा है। स्त्री सदैव से पुरुष के साथ जीवन यापन करती थी और स्त्रियों को सहधर्मिणी कहते थे। स्त्री अपने पिता के पद की अधिकारिणी होती थी। आचार्य की स्त्री आचार्यणी कहलाती थी। स्त्रियां पुरुषों के समान ब्रह्मचर्य व्रत का निर्वाह करते हुए विद्या प्राप्त करती थी। राधा कुमुद मुखर्जी ने उत्तर वैदिक काल की स्त्रियों की शिक्षा और ज्ञान के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं और राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा है कि द वीमेन ऑफ दोज डेज हैड एक्सेस टू हाईएस्ट नॉलेज एंड प्लेड देयर पार्ट इन द इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ द कंट्री एज ब्रह्म वदनीसा, लाइक गार्गी और मैत्रेयी। धीरे धीरे नारी सशक्तिकरण के महायज्ञ के ऊपर प्रतिबंधों के बादल मंडराने लगे। स्त्रियों का पतन होने लगा। नारी सशक्तिकरण के प्रयासों को गहरा धक्का लगा। स्त्रियों की उत्कृष्ट स्थिति का पतन होने लगा।
और वे भोग विलास की सामग्री बनने लगी। उनके राजनीतिक अधिकारों का अंत कर दिया गया। स्नेह स्नेह उनके सामाजिक और धार्मिक अधिकारों में कटौती की जाने लगी। शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में संकेत मिलता है कि पति के भोजन करने के बाद स्त्री भोजन करे। अत्रेय ब्राह्मण में भी इस प्रकार का उल्लेख है। पुत्री को दुख का कारण बताया गया है। अत्रेय ब्राह्मण में बहुविवाह की प्रथा ने स्त्रियों के जीवन को नारकीय बना दिया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नारी सशक्तिकरण का आंदोलन कमजोर पड़ गया। महात्मा बुद्ध ने प्रारंभ में स्त्रियों को संघ प्रवेश की आज्ञा नहीं दी थी। इससे पता चलता है कि नारियों की स्थिति में गिरावट आ रही थी तथा कहा था कि पति ससुर और सास की अग्नि के समान पूजा करनी चाहिए। महात्मा बुद्ध का यह विचार था। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध भिक्षु संघों में स्त्रियों को प्रवेश का अधिकार नहीं दिया था और स्त्रियों को कहा कि पति सास ससुर इत्यादि की सेवा उन्हें अग्नि के समान, जिस प्रकार से मनुष्य अग्नि की पूजा करते हैं वैसे ही पति की पूजा करनी चाहिए, सास और ससुर की पूजा और सेवा करनी चाहिए। मौर्य काल में नारी सशक्तिकरण की स्थिति अच्छी नहीं थी। स्त्रियों में अंधविश्वास काफी मात्रा में था। यद्यपि सती प्रथा का अभाव था परंतु दहेज प्रथा प्रचलित थी। कुछ स्त्रियों में पर्दे की प्रथा भी प्रचलित थी। फिर भी नारी सशक्तिकरण का प्रभाव इतना अवश्य था कि स्त्रियां राजकीय कार्यों में सहायता देती थी। उदाहरण के लिए वे सम्राट की संरक्षिका नियुक्त होती थी और गुप्तचरी का कार्य भी करती थी। सातवाहन काल में नारी सशक्तिकरण को व्यापक सफलता प्राप्त हुई। आवश्यकता पड़ने पर स्त्रियां शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाल लेती थी। माता के नाम पर, संबंधित पुत्र के नाम पर तथा गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी आदि स्त्रियों के गौरव की सूचना देते हैं। यानी माता के नाम पर पुत्र के नाम भी होते थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी इसका एग्जाम्पल है। यानी सातकर्णी किनके पुत्र थे? तो गौतमी माता के आधार पर। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यानी पुलमावी किसके पुत्र थे? तो वशिष्ठी के। अर्थात नारियों की स्थिति का उल्लेखनीय स्थिति का यह प्रमाण है कि नाम एवं वंश की गणना का संबंध स्त्रियों से हो रहा था। तो इस तरह से ये सभी बातें स्त्रियों के गौरव की सूचना देते हैं। स्त्रियां राजकार्य के अतिरिक्त धार्मिक कार्यों में भी भाग लेती थी। नागनिका ने अपने पति के साथ 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। अश्वमेघ यज्ञ में स्त्रियों की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती थी। गुप्त काल में राजकुमारियों एवं अन्य उच्च परिवारों तथा विद्वान ब्राह्मणों आदि के घरों में लड़कियों एवं महिलाओं को पूर्व युगों की भांति शिक्षा दी जाती थी। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि रानियां तथा अन्य कुलीन परिवारों की स्त्रियों की बुद्धि शास्त्राध्ययन आदि के कारण तीव्र होती है। अर्थात वात्स्यायन ने कामसूत्र नामक ग्रंथ में लिखा है कि रानियां पढ़ी लिखी होती थी तथा कुलीन परिवारों की स्त्रियां भी कुशाग्र बुद्धि की होती थी, और जिसका प्रमुख कारण था शास्त्रों का अध्ययन। शास्त्रों का अध्ययन करती थी अर्थात विद्यार्जन करती थी, इस कारण से उनकी बुद्धि कुशाग्र होती थी। वात्स्यायन ने 64 विषयों की विस्तृत सूची देते हुए
बताया है कि इन विषयों का ज्ञान स्त्रियों के लिए आवश्यक था। तो 64 सब्जेक्ट्स का ज्ञान स्त्रियों के लिए आवश्यक वात्स्यायन ने बतलाया। इसका मतलब है कि वात्स्यायन ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि स्त्रियों की शिक्षा अनिवार्य थी। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक के विवरण से प्रमाणित होता है कि स्त्रियां साधारणतः नृत्य, संगीत एवं चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करती थी। प्राचीन काल में चित्रकला मनोरंजन के महत्वपूर्ण साधनों में से एक था। राजा, महाराजा, राजकुमार इत्यादि चित्रकला में काफी रुचि लेते थे। लोगों के मनोरंजन का एक प्रमुख साधन था चित्रकला। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला ने अपने पति दुष्यंत से विरह के दिनों में उसका चित्र बनाकर मनोरंजन किया था। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नायिका शकुंतला थी तो वो चित्रकला में पारंगत थी और विरह की अपनी व्यथा का वर्णन करने के लिए उसने चित्र का सहारा लिया था। इन विवरणों से यह प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में नारियां शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होती थी। नारियों का शिक्षा में महत्व था। यद्यपि उत्तर वैदिक काल एवं परवर्ती काल में नारियों की स्वतंत्रता के ऊपर बहुत हद तक नियंत्रण लगाने का प्रयास सूत्रकारों और स्मृतिकारों ने किया, फिर भी नारियों की महत्वपूर्ण स्थिति बनी रही। और यही कारण है कि भारत की गणना संसार में नारियों की पूजा करने वाले देश के रूप में होती है। और आज के मॉडर्न युग में भी हम लोग अपने प्राचीन ऋषियों, मुनियों और पूर्वजों के इस आदर्श वाक्य का बहुत हद तक पालन करने की चेष्टा करते हैं कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस रिसर्च पेपर में मैंने कई सेकेंडरी सोर्सेज का सहारा लिया है, जिसके अंतर्गत मजूमदार, राय चौधरी एवं दत्त के द्वारा लिखित भारत का बृहत इतिहास, जिसको मैकमिलन प्रकाशन ने 1989 ईस्वी में प्रकाशित किया था। इसके अतिरिक्त गुप्ता एवं शर्मा के द्वारा लिखा गया भारतीय समाज तथा संस्कृति, इस पुस्तक को प्रकाशित करने का कार्य साहित्य भवन आगरा के द्वारा 1988 ईस्वी में किया गया था। इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत में नारियों की स्थिति का जो 5वां एपिसोड मैंने रिलीज किया है, तो उसके अंतर्गत एक और प्रमुख सोर्स थे कृष्णाचार्य TR के द्वारा लिखा गया दी महाभारत पुस्तक का सहारा भी लिया गया है। इसको पब्लिश करने का काम निर्णय सागर प्रेस बंबई ने किया है 1978 ईस्वी में। एक और स्रोत जिससे मुझे सहायता प्राप्त हुई है वह है पंधारी नाथ H प्रभु। इनकी पुस्तक हिंदू समाज की व्यवस्था का भी सहयोग इस रिसर्च पेपर में मिला है। इस बुक को, हिंदू समाज की व्यवस्था को प्रकाशित करने का कार्य पॉपुलर प्रकाशन के द्वारा हुआ है, पॉपुलर प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड बंबई। इसके अतिरिक्त एक और सेकेंडरी सोर्स का सहारा लिया गया है, वो है राम शास्त्री R बौधायन गृह सूत्र नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। इनका पब्लिकेशन 1920 ईस्वी में मैसूर में हुआ था। एक और सोर्स है लूनिया साहब का लिखा हुआ बुक, लूनिया VN, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है प्राचीन भारतीय संस्कृति। इस पुस्तक को प्रकाशित करने का कार्य लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन के द्वारा किया गया, जो आगरा में है। 2000 ईस्वी में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इसी के साथ आज के इस 5वें एपिसोड का अंत होता है। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद।